नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या गुजरात दंगों का जिक्र करना गुनाह है? गुजरात दंगों को बड़े पर्दे पर कुछ फिल्मकारों ने ले दिखा दिया। नतीजा क्या हुआ? मोदी की ईडी उनके घर पहुंच गई। अब ये तो यही कहा जाएगा ईडी कुछ भी सफाई दे। अब पूरी घटना को अगर आप देखेंगे, टाइमिंग देखेंगे, तो तमाम सवाल खड़े होंगे। अगर धन शोधन में यानी मनी मनी लॉन्ड्रिंग में उस फिल्म एम्पुरान एम्पुरान के निर्माता या एम्पुरान बनाने वाली टीम के लोग अगर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, किसी तरह हवाला या किसी भी तरीके के धन शोधन में शामिल थे, तो ईडी अब तक क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या एम्पुरान रिलीज होने का इंतजार कर रही थी? क्या इस देश में अभिव्यक्ति हर स्तर से खत्म कर दिया जाएगा? सिनेमा भारत में अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। इमरजेंसी के दौर में भी फिल्मकारों ने और बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने उस दौर में भी मोर्चा खोल के रखा था। किशोर दा ने उस दौर में मोर्चा खोल के रखा था। लेकिन क्या इस दौर में फिल्में बनेंगी तो सिर्फ वो जो है केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स जैसी बनेंगी? वो अभी गुजरात पर भी साबरमती नाम से एक फिल्म बनी, वो बनेंगी? क्या सत्ता के, मोदी के गुजरात लॉबी के एजेंडे के साथ जो चलेगा वही सुरक्षित रहेगा और लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे? मैं पूरी घटना बताता हूं हुआ क्या है। ईडी ने जो एम्पुरान एम्पुरान मलयालम इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है। दिक्कत ये है, फिल्म चलती नहीं तो हो सकता है शायद ये एक्शन नहीं होता। फिल्म चल रही है, लोगों तक जा रही है, और लोगों तक जाए वो बातें जो गुजरात लॉबी को पसंद ना आए, तो फिर दिक्कत तो होगी। यहां पर तो सिस्टम है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, लेकिन दिन को दिन अगर आपने बोल दिया तो गुनाह हो जाएगा। एम्पुरान फिल्म के निर्माता हैं और प्रमुख व्यवसायी हैं गोकुलम गोपालन। गोकुलम गोपालन के दफ्तरों पर और आवास पर ईडी की छापेमारी 4 अप्रैल को शुरू हुई, 5 अप्रैल को खत्म हुई। 2 दिन छापेमारी चली। ये छापेमारी तमिलनाडु से लेकर केरल तक हुई, जिसमें चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित जो है गोपालन का जो दफ्तर है वहां पर छापेमारी हुई। कोझिकोड में उनकी जो संपत्तियां हैं वहां छापेमारी हुई। और यहां पर ईडी ने 1.5 करोड़ रुपए नगद, जो बताया है कि नगद बरामद किए हैं, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि आपत्तिजनक क्या होता है हमें जानकारी अगर मिल जाती तो अच्छा था। इस दौर में तो आपत्तिजनक अगर किसी क्वेश्चन पेपर में आरएसएस का नाम आ जाए तो भी आपत्तिजनक हो जाता है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो है एक जो है उसके एमए के पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में एक सवाल, हरिओम पवार आप कवि हैं, सुने होंगे उनको, उनकी भाभी वहां प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक सवाल में ऑप्शन में संघ डाल दिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनको परीक्षा और कॉपी के जांच के सब कामों से दूर कर दिया गया और जांच अलग बैठा दी गई है। तो इस दौर में आप अगर संघ मतलब आपत्तिजनक हो सकता है सामग्री, अगर संघ के बारे में भी कुछ लिख दिया हो तो हो सकता है आपत्तिजनक सामग्री हो। हालांकि हमें नहीं पता है, लेकिन आपत्तिजनक सामग्री जो मिली है वो ईडी को जारी कर देना चाहिए था कि आपत्तिजनक दस्तावेज जो है बरामद हुए हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का आरोप इसमें लगा है। लेकिन इन छापों से सवाल फिर वही है कि गोपालन अगर जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, फेमा का उल्लंघन कर रहे थे, तो ईडी अब तक कहां बैठी थी? ये फिल्म देखने का इंतजार कर रही थी क्या? एम्पुरान फिल्म आएगी, वो फिल्म देखेंगे तब छापेमारी करेंगे। 27 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई है। इसमें 2002 के जो गुजरात दंगे थे उनको दिखाया गया है, और जो दक्षिणपंथी राजनीति है, राइट विंगर्स जिनको बोलते हैं, उनकी थोड़ी धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब जब वैचारिक
जो है राइट विंगर्स के विचारों पर अटैक होगा तो बर्दाश्त कैसे होगा। ये पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और साउथ के सबसे बड़े और साउथ के देश के सबसे बड़े एक्टर्स में से सुमार मोहनलाल इस फिल्म में एक्टर हैं। इस फिल्म के खिलाफ जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तभी से केरल से लेकर के और नागपुर तक हलचल थी, दिल्ली तक हलचल थी। इस फिल्म में शुरुआत में ही 24 कट लगवाए थे, जो सेंसर बोर्ड है 24 कट लगवाए थे। अब जब ईडी का एक्शन हुआ है, ईडी के एक्शन के बाद केरल में अब पॉलिटिकल, ये मामला पॉलिटिकल भी हो गया है। केरल में जो लोकतांत्रिक मोर्चा है एलडीएफ और यूडीएफ जो कांग्रेस वाला गठबंधन है, दोनों ने इस छापेमारी को मोदी की सत्ता का हथकंडा करार दिया है, जिसकी और वही जो हमने शुरू में कहा था कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दबाना इसका मकसद बताया है। एलडीएफ के संयोजक हैं टीपी रामकृष्णन, इन्होंने मदुरई में कहा कि यह केरल के कलात्मक क्षेत्र में जबरन हस्तक्षेप है, जबकि विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, ये कांग्रेस के हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि सबको पता है कि छापेमारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एम्पुरान का निर्माण किया। अब ये विपक्ष के आरोप हैं। गोकुलम जो है, गोपालन, ये दक्षिण भारत के व्यापार और एंटरटेनमेंट, इन दोनों में एक बड़े व्यक्ति हैं। ये कोझिकोड और चेन्नई दोनों जगह इनके ठिकाने हैं, दफ्तर हैं, अपने आवास हैं। यहाँ ईडी के अफसरों ने जो पूछताछ की और जब्त दस्तावेज जो वहां से बताया जा रहा है, उनके मुताबिक श्री गोकुलम चिट और फाइनेंस कंपनी जो है वो 1968 में स्थापित हुई थी। हजारों ग्राहकों के लिए ये जो है वित्तीय फिनेंशियल हेल्प इसने किया है, मददगार रही है। लेकिन इसके संचालन पर समय समय पर जांच हुई है। 2017 में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी और चेतावनी दिया था, बस चेतावनी दिया था, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब इस पर छापेमारी हुई है, 1000 करोड़ रुपए का जो है इसमें फेमा उल्लंघन का मामला बताया जा रहा है, तो शिवसेना से लेकर के आम आदमी पार्टी से लेके टीएमसी तक और दक्षिण की पार्टियां सब के सब इसको मोदी सरकार के सत्ता का हथकंडा बता रही हैं। अब 1000 करोड़ रुपए की बात है तो आप याद कर लीजिए जरा अनिल देशमुख का केस, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। 100 करोड़ वाली सरकार, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो सबसे बड़ा आरोप यही लगा था। वो कोर्ट में आते आते 1.5 करोड़ रुपए पे टिका था मामला। 100 करोड़ का आरोप था, फिर चार्जशीट जब दाखिल हुई तो 100 करोड़ आ गया, शायद 8 करोड़ के आसपास। और जब केस मतलब सुनवाई शुरू हुई तो मामला 1.5 करोड़ रुपए का रखा गया। कोर्ट ने जम के फटकार लगाई थी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मनीष सिसोदिया से लेकर के और केजरीवाल तक जो लिकर स्कैम जिसको बताया जाता है, जब तक साबित नहीं हो रहा तब तक बताया ही जाता है। उसमें जो बड़े एक अमाउंट की, ह्यूज अमाउंट की बात हुई, करोड़ों की, वो करोड़ों का मनी ट्रेल आप अब तक जो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। पूछा गया कि पैसा कहां आया और कहां गया, कहां से आया ये भी नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, कहां गया तो आखिर में बता दिए कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये पैसा खर्च कर दिया, चुनाव में खर्च कर दिया। ये अद्भुत एग्जाम्पल है। वहां पर भी अब तक कोर्ट में, अब देखिए चुनाव भी सारे खत्म हो गए, दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी निपट गई। अब इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा उस लिकर स्कैम की नहीं होती है, अब वो चर्चाओं से बाहर है। ऐसे ही अनिल देशमुख का मामला, अनिल देशमुख के मामले में जब फटकार पड़ी, कोर्ट से जम के फटकार पड़ी है, उसके बाद अनिल देशमुख जमानत पर हैं। केस क्या हुआ, ईडी उस केस में आगे क्यों नहीं, तारीख डेट्स क्यों नहीं लगवा रही है, क्यों नहीं उसको कोर्ट में केस को आगे बढ़ा रही है? ये ईडी की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। ईडी के कार्रवाइयों में जो कन्विक्शन रेट है, जो पॉइंट में है, दशमलव में, वो सवाल खड़े करता है कि क्या सिर्फ जो ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का एक उपकरण, टूल बन के रह गई हैं? क्या ये सिर्फ आलोचनाओं को दबाने
का एक टूल बन गई हैं? क्या ये सिर्फ विपक्षी नेताओं को धमकाने का एक टूल बन गई हैं? क्या ये सिर्फ हांका लगाने का, यानी ऐसे नेता जिन पर करप्शन के चार्जेज है उनको हाँक करके भाजपा में लाने का टूल बन गई हैं? क्या ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड वाले स्टाइल में भाजपा के पास पैसे इकट्ठा करने का टूल बन गई हैं? ये हम नहीं कर रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब पूरी डिटेल सामने आई तो उसमें क्या था? तमाम वो कंपनियां थी जो ईडी के जद में थी और दनादन पैसों की बारिश कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड में। ईडी के जद में आई कंपनियां, जिस कंपनी पर मान लिया एक मई में छापेमारी हुई और जून में वो कंपनी 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है, 35 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। तो क्या ईडी या ईडी जैसी बाकी सेंट्रल एजेंसीज या ये सब के सब सत्ता का वो टूल बन गई हैं जो सत्ता के इशारे पर अभिव्यक्ति को दबाएंगी, आवाज को दबाएंगी, भ्रष्टाचारियों को आपके पास लाएंगी, आपकी सरकारें बनवाएंगी, विपक्ष की सरकारें गिरवाएंगी? क्या इसका टूल बन गई हैं? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। सन्नाटा है चारों तरफ और ईडी अपने काम में फिर से व्यस्त है। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।